Hello everyone, today we will discuss about एस्टेट टीजीटी साइंस पेपर सॉल्यूशन 2019 और इसमें हम कवर करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस को। जितने भी 2019 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी बायो के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेटाजोन विदाउट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड। जो मेटाजोन होते हैं विदाउट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हम उनको क्या कहेंगे? प्रोटोजोआ, पैराजोआ, ड्यूटेरोस्टोमिया या फिर यूमेटाजोआ। अब विदाउट टिश्यू यानी कि जिनमें क्लियर टिश्यूज नहीं होते, प्रॉपर टिश्यूज फॉर्मेशन जिनमें नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज का, तो उनमें से वो कौन सा है? प्रोटोजोआ में टिश्यूज होते हैं, ठीक है, और ड्यूटेरियोस्टोमिया में भी टिश्यू होते हैं, यूमेटाजोआ में भी टिश्यू होते हैं। पैराजोआ के अंदर जो है वो प्रॉपर टिश्यूज नहीं होते। इसमें जो है ये जो टिश्यू है और मीन्स जैसे हमारी बॉडी में होता है ना, एक हर एक काम के लिए अलग अलग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वैसे इसमें लीवर ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन्स टिश्यू से बनते हैं। तो इसमें पैराजोआ में ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते, तो ये आ जाएगा मेटाजोआ की कैटेगरी में। इसलिए सेकंड यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ। राइबोसोम्स किससे बनता है? डीएनए आरएनए से बनता है, या फिर आरएनए और प्रोटीन से बनता है? डीएनए या फिर प्रोटीन से, डीएनए और प्रोटीन से, या आरएनए और अमाइनो एसिड से बनेगा। तो राइबोसोम्स जो बनता है, राइबोसोम्स क्या है? सबसे पहले प्रोटीन्स बनते हैं राइबोसोम्स में। दो तरह के होते हैं राइबोसोम्स भी। एक तो होता है रफ ये जो राइबोसोम्स है जहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं वो हो जाएगा हमारा एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक, और जहां ये नहीं होते हम उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। राइबोसोम्स के बेसिस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो तरह के होते हैं। अब ये राइबोसोम करते क्या है? मेन इनका जो काम है वो क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन का काम है इनका, प्रोटीन सिंथेसिस का काम है। और दो यूनिट्स होती है इनकी, एक लार्ज होती है और एक स्मॉल होती है, ठीक है। यूकैरियोट में एक 60S होती है और एक 40S होती है। और इसको एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। तो राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होते हैं। आर फॉर्म्ड ऑफ, ये किससे बनते हैं? राइबोसोम्स बनता है आरएनए से और प्रोटीन से। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम जो है वो यूज होते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन इन अमीबा टेक्स प्लेस बाय। ऑस्मोरेगुलेशन अमीबा में कहाँ होगा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में, फूड वैक्यूल में, प्लाज्मा जेल में, या फिर प्लाज्मा लेमा में। तो ये होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यानी कि अगर कोई अमीबा है, ठीक है, और यहाँ पे इसको आसपास कोई फूड मिल गया तो फूड जैसे ही एनगल्फ करेगा ना तो इसके पास टेम्पररी एक वैक्यूल क्रिएट हो जाता है, और इस वैक्यूल के पास जो है बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि इस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद इसको साइटोप्लाज्म में ही ये मिला लेता है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है अमीबा के अंदर। इन विच स्टेज आर क्रोमेटिड्स क्लियरली विजिबल इन मियोसिस। मियोसिस में जो ये क्रोमेटिड्स होते हैं कब हम क्लियरली माइक्रोस्कोप में इनको देख पाते हैं? तो सबसे पहले होता है लेप्टोटीन। जैसे अगर हम बात करें, प्रोफेज स्टेज होती है, ठीक है। प्रोफेज के बाद आती है मेटाफेज। जब सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले आता है, हम बात करें अगर मियोसिस की, MEIOSIS, मियोसिस की जब रिडक्शन होता है ना, मीन्स जब कोई गैमेट फॉर्मेशन होती है तो मियोसिस डिवीजन होती है, उस टाइम पे प्रोफेज होती है, प्रोफेज 1। मियोसिस भी दो तरह की है, एक मियोसिस 1 होती है, एक मियोसिस 2 होती है। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2, इसमें बोलेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, फिर टेलोफेज 1। तो प्रोफेज 1 की फर्दर 5 स्टेजेस होती हैं। एक होती है सबसे पहले लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, फिर सेकंड पे आती है जाइगोटीन, थर्ड पे आती है पैकेटीन, फोर्थ पे आती है डिप्लोटीन, फोर्थ पे डिप्लोटीन आ जाएगी, डिप्लोटीन, और लास्ट होती है डाइकाइनेसिस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, और ये सारी स्टेज किसकी है? प्रोफेज 1 की है ये सब, ठीक है।
तो प्रोफेज 1 में सबसे पहले लेप्टोटीन यानी कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जाइगोटीन में बाइवेलेंट पेयर बन जाते हैं, यानी कि पेयर इनके बनने शुरू हो जाते हैं ऐसे। बाइवेलेंट पेयर यानी कि इस टाइप से बाइवेलेंट पेयर्स इनके जो है वो बन जाते हैं। पैकेटीन में इनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, इस टाइप से इनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। ये क्या है, यहाँ पे ये जो क्रॉसिंग ओवर यानी जब ये होगा ना क्रॉसिंग ओवर, ये इस टाइप से इन मीन्स, हम एक बार दोबारा से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ इसको जो है, हम इसमें दिखाएंगे ना स्ट्रक्चर में, जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये इस टाइप से दिखेगा हमें। क्रॉसिंग ओवर इसमें जैसे विजिबल होगा, ये जो चीज है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्रॉसिंग ओवर हमें पैकेटिन स्टेज में दिखती है। ठीक है, क्लियरली विजिबल होगा। और डिप्लोटिन स्टेज में भी क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो है बन जाएगा, तो हम कहेंगे साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स जो है इसमें डिप्लोटिन स्टेज में क्लियर हो जाता है। डाइकाइनेसिस में ये जो इसकी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा रेडी हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाता है डाइकाइनेसिस में, और ये जो सेकंड स्टेज के लिए जो है फिर एंट्री करना शुरू कर देते हैं, यानी प्रोफेज से मेटाफेज में ये एंट्री करना स्टार्ट कर देता है। तो 5 स्टेज है इसमें, ध्यान रखना है आपको, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। पैकेटीन स्टेज में हम जो है क्लियरली क्रोमोसोम्स को देख पाते हैं। द ट्रू स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अंडरग्राउंड। स्टेम जो है वो जमीन के अंदर होगा। ठीक है, कौन सा है जो ट्रू स्टेम है और अंडरग्राउंड है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे बनाना होगा, बैम्बू होगा, मिंट होगा या फिर शुगर केन। बनाना कैसा होता है, सॉरी बैम्बू, बैम्बू तो बहुत हाइट उसकी बड़ी होती है, और सारा का सारा कहाँ होता है, जमीन से बाहर की तरफ ही होता है, अप साइड ऊपर की तरफ ही होता है। मिंट, पुदीना इसका भी ऊपर की तरफ ही होता है। ठीक है, सब कुछ। और शुगर केन भी इसी टाइप से होगा, ये भी, इसका भी स्टेम। तो बनाना जो है इसका जो स्टेम है वो कैसा होगा, अंडरग्राउंड स्टेम होगा। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रूट इज द फूड स्टोरेज ऑर्गन। फूड स्टोरेज ऑर्गन कौन सा है इनमें से जो फूड स्टोर करता है, पोटैटो, रूट पूछा है। ठीक है, अनियन, जिंजर, अनियन में लीव्स और पोटैटो का स्टेम, स्वीट पोटैटो का आएगा। थर्ड आंसर ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट। तो स्वीट पोटैटो प्लांट रूट में आएगा, ये प्लांट रूट है, प्लांट का रूट का स्ट्रक्चर है स्वीट पोटैटो, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉनसेंस कोडोन इन यूनिवर्सल कोडोन। अब जैसा कि हमें पता है कि टोटल 64 कोडोन्स होते हैं। ठीक है, अब ये कोडोन्स क्या है, 64 कोडोन्स क्या होते हैं जो कि अमाइनो एसिड के लिए काम करते हैं। ठीक है, कोडोन्स हमेशा ट्रिपलेट में होते हैं, 1 2 3, जैसे 1 2 3 1 2 3, हमेशा ट्रिपलेट में होते हैं और किसी ना किसी अमाइनो एसिड के लिए काम करते हैं। इनमें से जो 61 होते हैं वो तो किसी ना किसी अमाइनो एसिड के लिए काम करते हैं, और 3 होते हैं जो कि स्टॉप कोडोन होते हैं, या फिर हम उनको बोलते हैं नॉनसेंस कोडोन, जो कि किसी के लिए भी काम नहीं करते बल्कि रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड होती है बेसिक यूनिट होती है किसकी, प्रोटीन की, बेसिक यूनिट होती है प्रोटीन की। प्रोटीन की ये बेसिक यूनिट होती है। प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे। 61 जो अमाइनो एसिड्स हैं, 61 अमाइनो एसिड्स, सॉरी 61 कोडोन्स, जो ये कोडोन्स हैं ये तो होते हैं फंक्शनल, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल, जो कि काम करते हैं। ठीक है, और जो 64 में से 61 तो ये हो गए जो कि किसी ना किसी अमाइनो एसिड के लिए काम करते हैं, और 3 हो गए जिनको हमने क्या बोला, नॉनसेंस कोडोन या फिर स्टॉप कोडोन। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन चारों में से कौन सा जो है एक है जो कि स्टॉप कोडोन की तरह काम करता है। तो ये यूएजी है, यूजीजी है, यूजीसी है या फिर यूएसी है। अब जो कि बायो बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देती हूँ कि डीएनए में
सीक्वेंसिंग होती है, जैसे एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, ठीक है, थाइमिन हो गया, एडेनिन हो गया, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन की पेयरिंग हमेशा होती है थाइमिन के साथ, साइटोसिन की पेयरिंग हमेशा होती है ग्वानिन के साथ। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करता है। ये नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं डीएनए के अंदर, ठीक है। हमारे डीएनए में दो बेस पेयर होते हैं, एक ये और एक ये। और न्यूक्लियोटाइड अगर कहा जाए तो 4 होते हैं, 1, 2, 3 और 4। वे नाइट्रोजन जो बेस पेयर है हमेशा एडेनिन के साथ थाइमिन का पेयर बनेगा, साइटोसिन का पेयर हमेशा ग्वानिन के साथ बनेगा। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है, आरएनए जो बनता है, अगर ये हमने इस तरीके से कर लिया, 3 प्राइम है और ये है 5 प्राइम, क्योंकि डीएनए हमेशा कैसा होता है, एंटी पैरेलल होता है, मतलब उल्टा होता है। अगर एक इस डायरेक्शन में है स्ट्रैंड इसका, तो दूसरा ऐसे होगा दूसरी डायरेक्शन में। तो इसीलिए अगर एक इधर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा जो है इस डायरेक्शन में होगा। और ये हो गया हमारा 5 से 3। अब जब आरएनए बनेगा ना, तो वो आरएनए कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ये 3 था तो ये होगा 5 और ये होगा 3। अब इस आरएनए की सीक्वेंसिंग कैसे होगी, एडेनिन की जगह पे क्या आना चाहिए, थाइमिन आना चाहिए, लेकिन आरएनए में कभी भी थाइमिन नहीं आता। आरएनए में थाइमिन के प्लेस पे यूरेसिल आता है। यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन आएगा, साइटोसिन है, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, एडेनिन के प्लेस पे थाइमिन आएगा, लेकिन थाइमिन आरएनए में नहीं है तो यूरेसिल आ जाएगा। ग्वानिन, साइटोसिन और साइटोसिन, फिर से ग्वानिन, फिर थाइमिन है, थाइमिन के प्लेस पे एडेनिन आ जाएगा। तो इस तरीके से आरएनए जब ये बन जाता है, आरएनए के बाद ये जाता है राइबोसोम के पास। और जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो इनकी कोडिंग होती है, मींस इसको चेक करता है टीआरएनए। यूसीजी है तो कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, फिर एयूसी है कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, फिर नेक्स्ट फिर कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, फिर कौन। तो ये इस तरीके से प्रोटीन फॉर्मेशन चलेगी। और ये अमाइनो एसिड यहाँ पे इन कोडोन्स को चेक करके अमाइनो एसिड जो है वो लिंक करता जाएगा इसके साथ। तो ये जो होते हैं कोडोन्स, इन कोडोन्स की हेल्प से ही अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन कर पाएंगे। अब यूएजी क्या है, स्टॉप कोडोन है। ये यूजीजी काम करता है ट्रिप्टोफैन के लिए, यूजीजी काम करता है सिस्टीन के लिए, यूएसी काम करता है टायरोसिन के लिए। तो ये भी अमाइनो एसिड बनाता है, ये भी अमाइनो एसिड बना रहा है, ये भी अमाइनो एसिड बना रहा है। तो हमारा जो नॉनसेंस कोडोन हो जाएगा वो हो जाएगा यूएजी, यूरेसिल। यूएजी हम यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आरएनए की हम बात कर रहे हैं। डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है, ठीक है। यूरेसिल, या फिर हम एक और नाम से इसको जानते हैं, इसको हम बोलते हैं 5 मिथाइल थाइमिन, ठीक है। 5 मिथाइल, हाँ ठीक है, 5 मिथाइल थाइमिन। तो ये जो है इसका सेकंड नेम हो जाता है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये कोडोन्स जो होते हैं ना, ये एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और हमेशा एडेनिन का पेयर थाइमिन से बनता है, साइटोसिन का पेयर हमेशा ग्वानिन से बनता है। तो ये हमने इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर बना दिया। अब जब डीएनए से आरएनए की बात, आरएनए बनेगा तो थाइमिन इसमें कहीं भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। हमेशा डीएनए ऐसे होता है, एंटी पैरेलल, उल्टा होता है। तो जब हम इस ये 3 है तो जब दूसरा पेयर बनेगा ये 5 से 3 बनेगा, यानी यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ऐसे एडेनिन के साथ थाइमिन होना चाहिए, लेकिन आरएनए में थाइमिन होता नहीं है कभी भी, ये यूरेसिल हो जाएगा, यूरेसिल आ गया। जी है, जी के साथ हमेशा सी होता है, तो यहाँ पे ये आ गया सी। सी के लिए हमेशा जी आएगा, ये आ गया। ये थाइमिन है, थाइमिन के लिए एडेनिन आ गया। एडेनिन के लिए क्या आएगा, थाइमिन, लेकिन आरएनए में हम थाइमिन कभी लिखते नहीं है, तो यूरेसिल आ जाएगा। तो ये आरएनए बन गया। अब आरएनए जाता है राइबोसोम के पास, क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन करना है। और राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है। तो राइबोसोम और राइबोसोम और एमआरएनए, ये हमारा एमआरएनए बन गया। एमआरएनए और राइबोसोम मिलकर क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। अब यहाँ पे एमआरएनए की जो भी ये सीक्वेंसिंग होगी, जैसे यूसीजी है, ठीक है, यूसीजी है और एयूसी है या फिर सीजीए है, तो ये अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए काम करेंगे। जैसे अगर मान लो यूजीजी होता है यहाँ पे, तो ये फिर कौन सा अमाइनो एसिड आ जाएगा, ट्रिप्टोफैन।
तो इस तरीके से जो है अमाइनो एसिड के बाद लिंक करता जाएगा। पहला जो अमाइनो एसिड होता है सबसे पहला यहाँ पे जो अटैच होता है वो AUG करता है, मिथ्योनिन जिसको हम बोलते हैं, स्टार्टिंग कोडोन होता है AUG। ठीक है, तो ये बायो का कॉन्सेप्ट है। जिसको नहीं ये समझ आया आप इसके लिए मीन्स अलग से इस टॉपिक को करके देखना। 64 कोडोन्स होते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप जल्दी ही इसको समझ जाएंगे। 12th क्लास का टॉपिक है, अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको जो है 12th क्लास के NCERT से देख सकते हैं। When a silk cloth is rubbed with, ये फिजिक्स का क्वेश्चन बाय मिस्टेक हो गया है, ये देख लेना, बाय मिस्टेक इसमें आ गया है। When silk cloth is rubbed with a ग्लास रोड, जब सिल्क के कपड़े को ग्लास रोड से हम रब करते हैं तो क्या आएगा? क्लोथ रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज, क्लोथ रिक्वायर नेगेटिव चार्ज, बिकम पॉजिटिव चार्ज वाइल द क्लोथ इज नेगेटिवली चार्ज, बिकम नेगेटिव चार्ज वाइल द क्लोथ इज पॉजिटिव चार्ज। तो थर्ड इसका जो है वो आंसर रहेगा कि इसमें जो है बिकम पॉजिटिव चार्ज, जो रोड है वो तो हो जाएगी पॉजिटिव और जो कपड़ा है सिल्क का वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो ये इसका थर्ड जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ऑल फंजाई, फंजाई के पास क्या नहीं होता? फंजाई के पास क्लोरोफिल तो है नहीं, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस ये करेगी नहीं। जब फोटोसिंथेसिस ये नहीं करेगी तो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड है, और जो दूसरे पे डिपेंड होता है वो क्या होते हैं? हिट्रोट्रोफ होते हैं। जो खुद अपना प्रिपेयर कर ले वो ऑटोट्रोफ्स हो जाते हैं। तो ये कैसे हो जाएंगे सारी फंजाई? हिट्रोट्रोफ। BOD इज कनेक्टेड विद, BOD क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कोई कंटेनर या फिर कोई टैंक, इसमें जितना पॉल्यूशन होगा, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतनी ही BOD भी होगी, ठीक है, उतना ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा। जितना ये पॉल्यूशन कम होता जाएगा, जैसे जैसे BOD कम होती जाएगी, मीन्स वाटर जो है हमारा क्लीन होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये किससे रिलेट कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और ऑर्गेनिक मैटर से। तो थर्ड यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे, तो जब डिकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे, वाटर जो है हमारा क्या हो जाएगा? ये लेस पॉल्यूटिंग, ठीक है। जैसे जैसे वो लेस पॉल्यूटिंग होगा वैसे वैसे BOD की जो डिमांड है यहाँ पे वो भी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जाएगा, और ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जाएगा तो डिमांड कम होती जाएगी। ऑक्सीजन की जो चीज हमें मिल रही है उसकी डिमांड हम क्यों करेंगे? तो ऑक्सीजन की डिमांड यहाँ पे कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे वाटर अच्छा होएगा, उसकी जो मीन्स प्योरिटी, या हम कहेंगे जैसे जैसे पानी साफ होता जाएगा वैसे वैसे BOD भी इसकी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है, डिमांड कम होती जाएगी। तो ये रिलेट करता है किससे? माइक्रोब्स और ऑर्गेनिक मैटर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैविंग एनिमल विद रेडियल सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री क्या होता है? ऐसे कि किसी ऑर्गेनिज्म को ऐसे डिवाइड करना पिज्जा की फॉर्म में, ठीक है। किसी को आप ऐसे लेफ्ट राइट में डिवाइड कर रहे हो, वो होता है बायलेटरल सिमेट्री। जैसे ह्यूमन बीइंग है, हमारा हेड है, ठीक है, ये हाथ हो गए इधर, ये हेड, ये थोरेक्स वाला पार्ट हो गया, एब्डोमेन पार्ट हो गया, फिर लेग्स हो गए। तो आप कैसे डिवाइड करोगे? कैसे डिवाइड करोगे? लेफ्ट राइट में आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या दिखेगा? अगर आप इसको डिवाइड करोगे बीचों बीच ऐसे बिल्कुल एकदम, तो ह्यूमन बीइंग को लेफ्ट राइट में डिवाइड किया जा सकता है, मतलब हमारी बायलेटरल सिमेट्री है। बट इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको आप इस तरीके से डिवाइड करो? जैसे आप डिवाइड करोगे तो हर जगह से सेम मिलेगा आपको वो। तो अर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आते हैं, ठीक है, जैसे बटरफ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, उन सब में यही सिमेट्री जाएगी, बायलेटरल सिमेट्री, लेफ्ट राइट में डिवाइड करने वाली। एनालिडा में जैसे अर्थवॉर्म है वो भी लेफ्ट राइट में ही जाएगा, इसी तरीके से आप डिवाइड कर पाओगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी ऐसा ही रहेगा। इकाइनोडर्मेटा में आता है स्टारफिश, सबसे फेमस एग्जांपल है इसका, जैसे ये होती है स्टारफिश, ठीक है। तो इस स्टारफिश में आप इसकी जो सिमेट्री है ना, वो सिमेट्री ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। यहां से कट करोगे तो भी सेम मिलेगा, यहां से कट करोगे तो भी सेम मिलेगा, ऐसे कट करोगे तो भी सेम मिलेगा। तो डाइसेक्शन जब भी करेंगे इस तरीके से, इसमें हमेशा रेडियल सिमेट्री मिलेगी हमें। और एक्सेप्शन है इसमें वैसे, इसका जब लार्वल स्टेज देखोगे तो उसमें बायलेटरल सिमेट्री भी होती है, बट यहाँ हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। रेडियल सिमेट्री पूछा है तो आपका इकाइनोडर्मेटा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें रेडियल सिमेट्री भी होती है और बायलेटरल सिमेट्री भी होती है, इसका जो लार्वल स्टेज होती है ना, लार्वल स्टेज,
लार्वल स्टेज कुछ इस टाइप से होगी। इसमें लेफ्ट राइट में भी डिवाइड करना होता है। तो लार्वल स्टेज में बाइलेटरल, और जैसे जैसे वो मेच्योर होएगा एडल्ट में आएगा तो रेडियल सिमेट्री। तो इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री होती है। ये आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे, थर्ड आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी। अब एनालॉगी और होमोलॉगी क्या होता है? होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फिर कुछ मीन्स कोई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी एक स्पीशीज है, कुछ स्पीशीज इधर आ गई, ठीक है, कुछ स्पीशीज इधर आ गई, फिर ये फिर से डिवाइड हो गई, कुछ स्पीशीज इधर आ गई, कुछ स्पीशीज इधर आ गई, कुछ स्पीशीज इनकी इधर आ गई, कुछ इधर आ गई, मीन्स वो डिवाइड होती चली गई अलग अलग। जैसे जिस ज्योग्राफिकल एरिया में जो स्पीशीज रहेगी उनके कैरेक्टर वैसे ही हो जाएंगे। अब कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, ठीक है, जैसे कोई मीन्स फीडिंग करता है, कोई रहता है केरल वाली साइड, साउथ साइड, तो वो जो है नॉनवेज खाएगा, ठीक है, कोई रहता है नॉर्थ साइड, तो वो जो है वेजिटेरियन होगा ज्यादा। जैसे जो जहाँ रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी जो है मैनेज हो जाएगी। तो बर्ड्स में, एनिमल्स के में अगर हम बात करें, जिसके जैसी बॉडी होगी, मीन्स जो जहाँ रहेगा उसकी बॉडी वैसी हो जाएगी, अडेप्टेशंस होती चली जाएंगी बॉडी में, ठीक है। तो अगर हम कहें कि बॉडी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे हैंड ऑफ मैन और लेग ऑफ अ हॉर्स, अगर ये हम ले, तो बात अगर की जाए तो इनका जो कहीं ना कहीं बहुत हिस्ट्री, मीन्स बहुत पुरानी हिस्ट्री अगर निकाल के देखी जाए ना, तो हम कहेंगे कि इनके जो पूर्वज है ना वो सेम रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तभी जो है रेडियस अल्ना, ये जो हमारी यहाँ पे बोन्स होती है ये वाली, ठीक है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ये जो बोन्स है यही सेम बोन्स जो है हमें इसमें देखने को मिलती है लेग ऑफ हॉर्स में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि जैसे बैट है, बैट में भी हमें ये चीजें देखने को मिलती है, तो हम कहते हैं कि इनके जो पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं सेम रहे होंगे। तो होमोलोगस होता है जिनके पूर्वज सेम रहे हो, ऑर्गन्स तो सेम है, ठीक है, ऑर्गन्स यहाँ पे क्या है, सेम है, लेकिन काम क्या होते हैं, बट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। हमारे जो काम है वो हम इन चीजों को पकड़ने का काम करते हैं हाथों से, लेकिन जो हॉर्स का काम है, जो दूसरे मीन्स ऑर्गेनिजम्स है, उनका काम डिफरेंट होता है। जैसे बैट है उसका काम अलग है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर तो सेम है बट फंक्शन अलग है। उसको हम बोलते हैं होमोलोगस, कि स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन क्या है, अलग है। एनालोगस में उल्टा होता है, हम कहते हैं कुछ स्पीशीज यहाँ रहती है, कुछ स्पीशीज यहाँ रहती है, कुछ यहाँ रहती है, लेकिन तीनों ना साथ में जब मिलके रहने लगी तो उनका ना पूर्वज तो अलग अलग है लेकिन काम सेम है, मतलब उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर तो अलग अलग है लेकिन काम सेम है। जैसे विंग्स ऑफ बर्ड, बर्ड के जो विंग्स हैं और बैट के जो विंग्स हैं, दिखने में अलग अलग है लेकिन काम दोनों का क्या है, विंग्स का, दोनों का काम क्या है, उनको, उनका उड़ने का काम है, ठीक है, फ्लाइंग करने का काम है बर्ड्स का भी और बैट का भी, लेकिन उनका अगर स्ट्रक्चर हम देखें एनाटॉमिकली तो वो डिफरेंट है। उनके पूर्वज जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट है। बटरफ्लाई का आप देखोगे, बटरफ्लाई तो वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है इनका वो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है, ठीक है, फंक्शन क्या है, सेम है। तो इसीलिए ये थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाता है। टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, ये तो सेम हो ही नहीं सकता, ठीक है, एम्ब्रियोनिक सिस्टम में, क्योंकि फीमेल की जो ओवरीज होती है उसमें तो पहले से ही ओवम बहुत सारे बन जाते हैं, जबकि मेल में जो ये टेस्टिस में जो गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन होती है वो बाद में बनती है। फीमेल जब अपनी मदर के यूट्रस में होती है ना तभी बहुत सारे ओवम बन जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। बट इसमें क्या है कि मेल में भी ऐसा ही होता है बट सेम नहीं होता, तो ये तो नहीं होगा यहाँ पे। माउथ पार्ट ऑफ हनी बी एंड हाउस फ्लाई, ये भी नहीं हो सकता, तो यहाँ सही आंसर हमारा हो जाता है थर्ड, विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल। तीनों ही कैसे हैं, एक बार खत्म हो गए तो दोबारा मीन्स मिलेंगे नहीं हमें, रेन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, ये बहुत टाइम लग जाएगा, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे दोबारा से इनको लेने के लिए। लेकिन वुड कैसा है, मिल जाएगा जल्दी, ठीक है, इन तीनों के कंपैरिजन में, तो ये जो है हमारा फॉसिल फ्यूल में नहीं आएगा। ये आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज, ह्यूमन के अंदर, ह्यूमंस में जो प्लेसेंटा होती है वो कैसी होती है, जैसे अगर बात करें हम
ये क्या है, यूट्रस, ठीक है। और यहाँ पे कोरियोनिक विलाई बन जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। इन्हीं कोरियोनिक विलाई से प्लेसेंटा, और ये जो है इसमें क्या है, फीटस, ठीक है। चारों तरफ से एक एमनियोटिक फ्लूइड से भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये क्या है, फीटस है, तो ये क्या है, प्लेसेंटा है। अब ये जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन है इस मदर के यूट्रस की, ये एपिथेलियल मेम्ब्रेन और ये एपिथेलियल मेम्ब्रेन, ये कनेक्ट है प्लेसेंटा से, ठीक है। ये जो प्लेसेंटा है वो कनेक्ट है मदर के यूट्रस से, मदर मतलब मदर के ब्लड से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है, तो ये होती है हीमियोकोरियल, इसको हम बोलते हैं हीमोकोरियल। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है हीमोकोरियल। एपिथेलियोकोरियल में इसमें क्या होता है, इसमें एपिथेलियल मेम्ब्रेन बिल्कुल पास पास में प्रेजेंट होती है, एक मदर की है, एक जो है फीटस की है। सिनोडेस्मोल इसमें क्या होता है, सिनडेस्मोकोरियल में, इसमें जो है ये मिक्सअप होता है, ऐसे ये जो कॉन्टेक्ट है बिल्कुल मिक्स होता है, मदर का यूट्रस जो होगा और मींस मदर के यूट्रस की जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन होगी और जो बच्चे की होगी वो बिल्कुल मिक्स होगी एक दूसरे के साथ। हिमेंडोथेलियल में क्या होगा, एक पतली सी मेम्ब्रेन होगी जो कि बच्चे को और मदर मींस मदर का जो यूट्रस है वो उसको डिफर कर सेपरेट करेगी। तो ये होता है जैसे रैट में हो गया, रैबिट में हो गया, ये इसमें मिलेगा हिमेंडोथेलियल। तो हीमो जो कोरियल है, ये वाला जो प्लेसेंटल अटैचमेंट है ये किसमें है, ह्यूमन में है। टर्म यूज्ड फॉर पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड फ्लावर, टर्म यूज्ड फॉर पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड फ्लावर, क्लोज्ड फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एलोगैमी, हरकोगैमी, डाइकोगैमी या फिर क्लिस्टोगैमी। तो ये होता है क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टो वर्ड से आप याद कर लेना, क्लोज क्लिस्टो, क्लोज क्लिस्टो, क्लिस्टोगैमी यानी कि जो फ्लावर्स ऊपर से क्लोज होता है ऐसे, ठीक है, पेटल्स ऐसे बंद होती हैं और अंदर फीमेल है और मेल है, तो ये पॉलिनेशन जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्लिस्टोगैमी। तो इसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमी, जिसमें कोई हमें एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती बाहर से कि कोई एजेंट आएगा, कोई वेक्टर आएगा जो कि पोलन ग्रेन को लेके आएगा, तो ये इस तरीके से इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। क्रेन्स एनाटोमी इज ऑब्जर्व्ड इन, क्रेन्स एनाटोमी में क्या होता है, C4 प्लांट में होती है, जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, ज्यादा ड्राई कंडीशंस में जो मिलते हैं, ड्राई कंडीशंस में जो प्लांट होते हैं, ठीक है, ड्राई कंडीशंस में जो प्लांट होते हैं उनके लिए C4 ये होती है, C4। और इनमें C4 प्लांट्स में क्या होता है कि जो बंडल शीट सेल्स हैं, बंडल शीट सेल्स प्रेजेंट होते हैं और मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स होती हैं और वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स हैं, उनके चारों तरफ जो है वो मीजोफिल सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, मीन्स एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर बना लेती हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रेन्स एनाटोमी, और ये C4 प्लांट में प्रेजेंट होती है क्रेन्स एनाटोमी, ठीक है, C4 प्लांट में ये प्रेजेंट होती हैं। लीफ को जब आप देखोगे ना इसका, तो इस तरीके से रिंग की तरह स्ट्रक्चर मिलेगा, इसमें एक तो बंडल शीट सेल है और एक होती है बंडल शीट सेल और एक मीजोफिल, दोनों में ये साइकिल चलती है, दोनों में साइकिल चलती है और वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ ये रिंग की तरह से स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो C4 प्लांट में देखने को मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं क्रेन्स एनाटोमी। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ स्पर्मेटिड, जब हम स्पर्म की बात करते हैं तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट होता है। ये होता है हेड पार्ट, ठीक है, मिडल पार्ट और ये है टेल। तो हेड में यहाँ पे अगर बात करें हम, एक्रोसोम जो एंजाइम्स होता है, जो कि एंजाइम ये ओवम में एंट्री के लिए हेल्पफुल होता है। एक्रोसोम यहाँ पे जो एंजाइम है, ये एक्रोसोम जब ओवम में एंट्री करेगा ना तो डिफ्यूजन में काम आता है। ओवम की जो बाहर कोरोना रेडिएटा और ग्राफियन जो लेयर्स होती हैं उसमें जब एंट्री करेगा ना स्पर्म, तो एक्रोसोम जो है ये उसको डिफ्यूज कर देगा, ओवम की जो मेम्ब्रेन होगी उसको डिफ्यूज कर देगा। तो जो ये एक्रोसोम है स्पर्म में, इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ स्पर्मेटिड, कौन से पार्ट से बना है स्पर्मेटिड के, सेंट्रोसोम से, गोल्जी बॉडी से, माइटोकॉन्ड्रिया से या फिर राइबोसोम से। तो इसका आंसर है यहाँ पे गोल्जी बॉडी, ठीक है,
ये हेड है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं ऐसे, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये जो टेल है वो ऐसे 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 फ्लक्चुएट करती हुई जाती है, ताकि वो, क्योंकि मूवमेंट करना है ना, मेल जो गैमेट होता है फीमेल इसमें जो फेलोपियन ट्यूब है वहां तक एंट्री करता है, तो ये जो है मोटाइल गैमेट होता है, मोटाइल गैमेट होता है, यानी कि मूवमेंट करता है, जबकि ओवम नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, ओवम नॉन मोटाइल होता है, तो ये मोटाइल गैमेट है और ये नॉन मोटाइल होता है। तो मोटाइल गैमेट के अंदर ये जो एक्रोसोम है वो गोल्जी बॉडी बनाती है। बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में क्या फर्क है? माइकोप्लाज्मा पहले भी किया है हमने, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम होता है ये, और पीपीएलओ भी बोलते हैं इसको, पीपीएलओ प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, और क्या है इसमें? कोई सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। डिफर फ्रॉम माइकोप्लाज्मा हैविंग रिजिड सेल वॉल, तो रिजिड सेल वॉल तो इसमें है ही नहीं, तो यही जो है हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये तीनों चीजें सेम होंगी, बट फोर्थ वाला जो है यहाँ पे सेम नहीं होगा बैक्टीरिया में और माइकोप्लाज्मा में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बास्ट फाइबर, कौन सा नहीं है इनमें से? ये कॉयर, जूट, हेम्प या फिर फ्लेक्स। ये जो कोकोनट होता है, कोकोनट के जो फाइबर्स होते हैं उनसे बनता है, जबकि जो ये जूट, हेम्प और फ्लेक्स हैं ये प्लांट स्टेम का जो अंदर वाली लेयर होती है ना, इनर साइड, एंडोथीलियल जो लेयर्स होती है, एंडोथीलियल लेयर से ये तीनों बनते हैं। ठीक है, तो कॉयर यहाँ पे जो है वो बास्ट फाइबर नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरी यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब यहाँ हमें डिसेंडिंग ऑर्गन देखना है। डिसेंडिंग, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन आपको करनी है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि वो प्लांट है या एनिमल है। ठीक है, प्लांट है तो आप क्या लिखोगे? डिवीजन। अगर वो एनिमल है तो क्या लिखोगे? किंगडम। उसके बाद क्या लिखोगे? फाइलम। फाइलम के बाद लिखते हैं क्या? क्लास। क्लास के बाद लिखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या लिखते हैं? फैमिली। फैमिली के बाद क्या आ जाएगा? क्लास, ऑर्डर, फैमिली। फिर उसके बाद आता है जीनस और फिर स्पीशीज। तो डिसेंडिंग ऑर्गन ऊपर से नीचे की तरफ हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? जीनस, क्लास, फैमिली। सबसे पहले आएगा क्या यहाँ पे हमारा? क्लास। ठीक है, क्लास। तो क्लास सी ऑप्शन ये है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। फिर उसके बाद आएगा सेकंड पे, क्लास के बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर तो बी पे आ गया ये, सी बी। फिर उसके बाद मीन्स यही हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ई पे आता है फैमिली, ये रहा फैमिली, फैमिली। ए पे आ गया जीनस, ये आ गया जीनस, और डी पे आ गया क्या? स्पीशीज, ये हो गया स्पीशीज। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये ध्यान रखना है आपको कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और ये ऐसे ऊपर की तरफ भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले नीचे से अगर असेंडिंग और उसमें पूछा जाए असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले स्पीशीज आएगा, फिर जीनस आएगा, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। ध्यान रखना होगा ये आपको कि सबसे पहले क्या आएगा। असेंडिंग पूछा है या डिसेंडिंग पूछा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फाइटोक्रोम इज रिलेटेड टू, फाइटोक्रोम क्या होता है? एक ये पिगमेंट है जो लाइट को रिसीव करता है, और कितनी देर तक, मतलब जैसे प्लांट के बारे में अगर हम बात करें, फिर ये जो रिलेट करता है वो करता है फोटोफॉस्फोरिलेशन से, फोटो पीरियोडिज्म या फिर क्लाइमेक्टेरिक इफेक्ट या फिर फोटो रेस्पिरेशन। तो ये हो जाएगा फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज नोन एज। गैमेटोफाइट्स की डेवलपमेंट होती है डायरेक्टली वेजिटेटिव सेल्स से, वेजिटेटिव सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट से, बिना फॉर्मेशन हुए स्पोर्स के। ठीक है, स्पोर्स बने बिना ही जो डेवलपमेंट हो जाते हैं गैमेटोफाइट की। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? एपोस्पोरी। अगर हम कहें कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, तब इसका आंसर हो जाएगा एपोगैमी। यहाँ पे स्पोर्स है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, अगर स्पोर्स की बात हो रही है तो एपोस्पोरी, लेकिन अगर गैमेट्स की बात हो कि विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, तब आंसर हो जाएगा एपोगैमी।
पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? जब एम्ब्रियो बन जाए अनफर्टिलाइज्ड एग से ही, मीन्स फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, अनफर्टिलाइज्ड एग से ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाए, उसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। जीनिया क्या होता है? इफेक्ट ऑफ पोलन या फिर सीड, पोलन पे या सीड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो क्या है? जीनिया। तो ये चारों जो मीन्स चार जो ऑप्शन है इसके, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एपोस्पोरी। Which of the following term is used for the evolutionary history of a particular group of a organism? तो अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैलाइनोलॉजी, पैलियोबॉटनी, ऑन्टोजीनी या फिर फाइलोजीनी। तो लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी। अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसी भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में, किसी ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री के बारे में, उसके इवोल्यूशन के बारे में, तो उसके लिए हम एक कौन से टर्म हम यूज करेंगे? आंसर हमारा हो जाएगा फाइलोजेनी। थर्ड आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो 2019 में आए थे। आई होप कि सभी आपको क्लियर हुए होंगे। और वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट है आपका तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।